क्वेश्चन करा रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो सा पेपर में आने की उम्मीद है। और ये 3D और वेक्टर वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। तो उसका मैं शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको। तो ये वीडियो देखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको देखना आपके पेपर में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं पहले आपको। क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें ये 2 इक्वेशन दी हुई है। ये लाइन की इक्वेशन होती है जो जिसका फॉर्मेट ये होता है, देखो ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, x माइनस x1 a, y माइनस y1 b, z माइनस z1 c। तो ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसका यानी कि उसमें क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये 2 लाइनों के बीच में ना कह रहे हैं एंगल निकालना है। तो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। 2 लाइनें होती हैं, ये L1 है, ये L2 है। अब इसमें नहीं जरूरत होता है क्या, ये इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। और जो नीचे वाली रकमें है ना, ये जो नीचे दी हुई है, इनसे एक वेक्टर बनेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर, तो डायरेक्शन वेक्टर कैसे बनाते हैं, तो उसको B1 बोलेंगे। नीचे वेक्टर से B1 वेक्टर बनाओगे आप। और वेक्टर को लिखने का फॉर्मेट क्या है, 2i कैप होता है प्लस 1j कैप, 2 1 3 है ना, और माइनस का 3। और B2 वेक्टर दूसरे वाली इक्वेशन से बनेगा, नीचे वेक्टर से 3 प्लस 2j माइनस का 1k, ठीक है। तो क्या करना है, अब इनकी जरूरत से देखो इसके बीच में एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2, डॉट प्रोडक्ट निकालना है दोनों के बीच में। फिर b1 का मैग्नीट्यूड होता है और b2 का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है एंगल निकालने का, है ना। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जब 2 वेक्टर दिए होते हैं तो उसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 into 3 सिर्फ नंबर से, प्लस 1 into 2 1 into 2 प्लस माइनस 3 into 1। और b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और b2 का कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, b1 b2 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्रॉस करो। 2 को 3 से किया, 1 को 2 से किया, माइनस 3 को 1 से किया, माइनस 1 से, है ना, यहाँ माइनस 1। और नीचे देखो b1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने वाला क्या होता है, सबका स्क्वायर करके रूट में डालते हैं, इसका भी सबका स्क्वायर करके रूट में डालते हैं। तो कितना आता है, 6 आ गया, 2 आ गया प्लस 3 आ गया। तो नीचे देखो 4 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, है ना। तो कितना आ रहा है, 9 आ गया। और नीचे कितना आ रहा है, 6 और 2 8 और 3 11 आ गया। नीचे कितना आ गया, 14 आ गया। इधर भी कितना आ गया, 14 आ गया। तो कितना आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 11/14 आ जाएगा। रूट 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो थीटा इधर इनवर्स बन जाएगा जाके, cos इनवर्स 11/14। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर यूज होता है क्या, ऐसे निकालना है। देखो 2 लाइनों के बीच में अगर एंगल पूछ दे तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अब हम। देखो एक एरिया निकालने वाला क्वेश्चन आता है 5 नंबर का पूरा। इसमें देखो ABC एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए हुए हैं और मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया वेक्टर की मदद से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका वेक्टर की मदद से कैसे, पहले 2 वेक्टर बनाने पड़ेंगे आपको। एक बनाना पड़ेगा AB, और याद करना है A से B बनाया है तो A से C बनाना है आपने, यानी कि AB बनाना है AC बनाना है। ऐसे 2 वेक्टर बनाने हैं। ऐसे अगर B से बना रहे हैं तो BA और BC, ऐसे 2 वेक्टर बनाने हैं। तो कैसे देखो AB कैसे बनाएंगे, AB वेक्टर बनाने के लिए B माइनस A करना है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो B माइनस A करेंगे, 2 में से 1 साथ में I, -1 में से -3 साथ में J, 1 में से 2 साथ में K, तो 1I 4J और 1K। और C माइनस A करो, -1 में से 1 चला गया और 2 में से 3 चला गया, ऐसे 3 में से 2 चला गया। ऐसे तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 में 1 चला गया, 1I आ गया, -1 -3 -4 आ गया,
1 में 2 चला गया, -1 k आ गया, ऐसे एक वेक्टर बन गया ए बी, है ना। ऐसे ए सी निकालो, अब सी माइनस ए करना है, तो सी में से ए, -1 में से 1 चला गया, साथ में आई, 2 में से 3 चला गया, 3 में से 2 चला गया, ऐसे मतलब साथ में जे, तो ये एक वेक्टर ये बन जाता है। अब मेरे को एरिया निकालना है अगर ट्रायंगल ए बी सी का, तो हाफ और दोनों वेक्टर की मल्टीप्लाई होती है। देखो दोनों वेक्टर जो ए सी और ए बी बनाया है ना हमने, इनको इन्हीं की जो हमने क्या करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। क्या करना होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना भी सीखो और उनका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, ऐसे एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ऊपर लिखते हैं आई जे के और साथ में एलिमेंट लो 1, -4 और -1, और यहाँ -2, -1 और 1। इसको सॉल्व कर देना और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो इसको सॉल्व करके एक वेक्टर आता है, करो जरा क्या सॉल्व करते हैं। ये आता है -1 का स्क्वायर, यहाँ a11 है ना, तो 1 मतलब 2 का आ जाएगा, और साथ में i, और फर्स्ट रो फर्स्ट को हम छोड़ देंगे, -4 -1 -1 1, फिर -1 का क्यूब साथ में देना j, फर्स्ट रो सेकंड रो हम छोड़ दो, 1 2 -1 1, ऐसे -1 का 4, देखो यहाँ a12 है, ये 1 3 है ना, तो 1 और 3 देखो 4 हो गया, और 1 और 2 कितना हो गया 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 -4 -2 -1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करो, अब एक वेक्टर बन जाएगा आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको सॉल्व करते तो ये 1 i आ जाएगा सिर्फ, और -4 और -1, और यहाँ पर क्या आएगा -j, 1 और -2, यहाँ आ जाएगा प्लस, और साथ में k भी देना है, 1 और 4 to the 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा आपके पास -5i माइनस में +1j और माइनस का 7k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो हाफ, तो बाहर है ही है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या करते हैं, -5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25, 1 और 49, तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल, तो ये आपका एरिया आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो ऐसे एरिया निकालना है इसका। तो क्या करना है, पहले देखो मैट्रिक्स बनानी है, दो वेक्टर दिए ना बस, तो दोनों से i j k करके एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, और साथ में एलिमेंट दे देने 1 -4 -1 और -2 -1 1। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट को हम छोड़ना है, ये आ जाएंगी चार चीज़ें, -4 1 और 1। ठीक है, ये 1 है, -1 की 3 × j दे दो, फर्स्ट रो सेकंड रो छोड़ दो, 1 2 -1 1, और -1 की 4 कर दो, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 -4 2 और -1। इनको सॉल्व करना है, वैसे क्रॉस करते हैं, 4 1 दा 4 और -1, फिर उसके बाद देखो -1 j आ गया, 1 1 दा 1, और यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो अब यहाँ k आ गया, 1 1 दा 1 आ गया, और 2 4 दा 8। अब कितना आ जाएगा बताओ, तो इसमें क्या किया है, फर्स्ट रो थर्ड को हम छोड़ा है ना, तो 1 -4 और -2 -1 है यहाँ, तो ये भी माइनस का आएगा, और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 9 दा 81 हो जाएगा, 9 9 दा 81। तो अब कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपके पास 107। तो ये आंसर आ रहा है आपका एग्जैक्ट। तो ये एरिया निकलेगा। एरिया निकालने का तरीका है, जब 3 पॉइंट दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का आपके पेपर में। ठीक है ना, तो ये आपको दिखाना है एक क्वेश्चन करके, और साथ साथ वीडियो के साथ साथ ना क्वेश्चन करके देखना, ताकि हो जाए क्लियर आपको। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, देखो x + आइटा y होता है। ये x जिसमें i नहीं लगा हुआ उसको रियल पार्ट बोलते हैं, और आइटा जिसमें लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है ना। अब यानी कि देखो यहाँ पर आइटा स्क्वायर -1 के बार होता है, क्योंकि जब रूट में -1 आ जाता है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना,
तो एक इमेजिनरी नंबर दे देते हैं, इसको आई मानते हैं, इसको आयटा बोलते हैं। तो माइनस में इधर जाएगा, उधर जाके स्केयर बन जाएगा। तो आयटा स्केयर क्या होता है? -1 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ये नंबर दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो 1 प्लस आयटा दिया हुआ है ना, -1 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? इसको पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका उल्टा हो जाएगा, जो भी नंबर दिया होगा उसका इन्वर्स कर देना है ऐसे। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है। अब इसको सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना, रैशनलाइज करना है। देखो 1 प्लस आयटा है ना, तो 1 माइनस आयटा कर दो, 1 माइनस आयटा कर दो। तो रैशनलाइज से करते हैं, नीचे प्लस है तो माइनस में, ऊपर देखो फॉर्मूला बन जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए का स्क्वायर माइनस आयटा का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? आयटा का स्क्वायर नहीं होता। अब क्या करेंगे? ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा, देखो अब 1 में 1 चला गया, 0 आ गया, तो माइनस आयटा आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा इसका। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? देखो इसको स्क्वायर कर दिया, देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यहाँ देखो इसका फॉर्म लगाओ, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस 2ab। तो आयटा स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं? आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 नहीं होती। तो जहाँ आयटा स्क्वायर आएगा मैंने वहाँ -1 रख दिया, तो नीचे प्लस हो गया, 1 1 2 हो गया, ऊपर भी देखो प्लस -1 हो गया, तो 1 में 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आयटा अपॉन 2 आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। और एक क्वेश्चन जो बहुत आता है पेपर में, वो मैं एक करा रहा हूँ आपको और, ठीक है। अगर इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, ये आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं मैं वही करवा रहा हूँ। अब देखो इसमें 2 - w, 2 - w स्क्वायर, 2 - w की 10 और 2 - w की 11 = 49 है। अब ये हमें प्रूव करना है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, आपको जो याद रखना है, इसी फॉर्मूले का खेल है। देखो कि हमेशा ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। एक तो फॉर्मूला ये है, इसी से कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो आप। और एक होता है w का क्यूब, w का क्यूब हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज़ होने हैं इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। 1 प्लस w स्क्वायर और w क्यूब 1 होता है, ये तीनों का सम क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसी की सहायता से प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले देखो ये नंबर आपके पास दिया हुआ है 2 - w स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो बड़ी रकमें है ना, इसको कन्वर्ट करो w क्यूब में। 10 था ना, देखो 10 था, मैंने इसको लिख दिया w3 की 3 क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, 3 की 3 9 हो गया, और साथ में w 10 हो गया है ना। अब क्या करूँगा? अब इसको भी कन्वर्ट करो, w3 की 3 9 हो गया, साथ में w स्क्वायर लिख दो। 49 के बाद प्रूव करना है मेरे को। देखो कैसे कन्वर्ट किया, 10 को लिख दिया मैंने, 3 की 3 9 और 1 10 हो गया ना, 3 की 3 9 और 2 10 हो गया, 11 हो गया है ना। अब 2 - w और 2 - w का स्क्वायर, अब यहाँ कितना आ जाएगा? 2 - 1 w क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो सिर्फ w रह जाएगा। यहाँ 2 - w क्यूब क्या होता है? 1 होता है, तो सिर्फ w स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सारा, समझते बात को यहाँ तक, ठीक है। स्टेप समझ आता है। अब क्या करना है इसके बाद? अब इसके बाद देखो 2 - w का भी 2 बार आ गया है, और ये भी 2 बार आ गया 2 बार, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया। 2 - w का भी स्क्वायर, 2 - w का भी स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है तो दोनों एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे अंदर, ऐसे दोनों का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। दोनों स्क्वायर थे ना, देखो सर ये जैसे मतलब वो कैसे आया, वो w3 जो थे वो कैसे गायब हो गए? w3 की वैल्यू 1 रख दी ना बेटा, w3 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 सिर्फ w स्क्वायर रह गया ना, वो 1 हो गया। w क्यूब की वैल्यू 1 बताइए ना मैंने, तो ये 1 हो गया, तो सिर्फ w रह गया। अब देखो w क्यूब में इससे तो कन्वर्ट किया था कि 1 हो जाए, वो गायब हो जाए वो। अब देखो 2 - w स्क्वायर है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4, 2 को इससे करेंगे 2w स्क्वायर, w को इससे करेंगे 2w, और w को इससे करेंगे 2w क्यूब आ गया,
ऊपर होल स्क्वायर है। अब कितना आ जाएगा बताओ। अब डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 डब्ल्यू क्यूब की जगह 1 डाल दिया मैंने, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। बताओ ये सब समझ आया भाई। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 to the 4 हो गया, 2 को डब्ल्यू से किया डब्ल्यू स्क्वायर आ गया, डब्ल्यू को 2 से किया 2w आ गया, माइनस डब्ल्यू को माइनस डब्ल्यू स्क्वायर से करूँगा तो प्लस डब्ल्यू आएगा। तो डब्ल्यू क्यूब की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, ये प्लस का 1 हो गया, तो 4 ये हो गया और प्लस का 1 ये हो गया, अलग कर दिया, और यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, ठीक है। कितना बच गया, डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू बच गया। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी देखो। अब मेरे को मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे को क्या चाहिए, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर चाहिए, तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो ना 1 जाके उधर क्या हो गया माइनस, इसकी वैल्यू मैंने रख देनी है यहाँ पर देखो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आता है बार बार। +2 तो ये स्क्वायर हो गया, देखो आ गया ना 49, 7 का स्क्वायर आ गया 49, ये प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, बड़ी रकमों को पहले डब्ल्यू क्यू 10 था ना, तो W3 की 3 लिख दिया इंटू डब्ल्यू कर दिया ना, और यहाँ W3 की 3 इंटू डब्ल्यू कर दिया, डब्ल्यू स्क्वायर कर दिया ना। अब क्या करना है, अब डब्ल्यू क्यूब की जगह 1 रख देंगे तो सिर्फ डब्ल्यू रह जाएगा, यहाँ भी डब्ल्यू स्क्वायर रह जाएगा। अब 2 रकमें एक जैसी आ गई हैं। अब क्या करेंगे, 2 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 to the 4 आ गया, 2 डब्ल्यू स्क्वायर आ गया, 2w आ गया, डब्ल्यू क्यूब आ गया, डब्ल्यू क्यूब की जगह 1 रख देंगे, तो 4 और 1, और यहाँ देखो -2 कॉमन दे दिया, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की जगह -1 रख दिया, -+2 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, ठीक है। तो ये नहीं, ठीक है। देखो भी क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर में, डी मूवरी थ्योरम है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कहते हैं यूज डी मूवरी थ्योरम टू ऑब्टेन 1 + i⁸ 8। तो डी मूवरी थ्योरम क्या कहती है, पहले देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ना इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले आपको, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना कहते हैं इसको। तो पहले cos थीटा sin थीटा निकालना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा, उसके बाद जितनी पावर होगी ना ऊपर 8 वो यहाँ लग जाएगी, z की पावर n हो जाएगा, r की पावर भी n हो जाएगा, और n थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी डी मूवरी थ्योरम की, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, अब ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो आप। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर देने के बाद क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर देने के बाद क्या करते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया मैंने वो, सबसे पहले ना क्या निकालूंगा, पहले आर निकालना होता है, आर रखना है ना इसके अंदर। तो आर निकालने का मामला क्या होता है, इसको मॉडुलस वो बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं जेड का, आर को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 होगा ना, वो आई है ये, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मामला होता है a² + b², कुछ भी हो यहाँ पर। जैसे यहाँ 1 और 2 होता तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाता, यहाँ 2 और 2 होता तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाता, यहाँ 1 1 है तो 1 का स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 1 + 1 √2 आ गया। फिर निकालना होता है थीटा, थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan θ/b/a, ठीक है, tan θ b/a होता है। तो b कितना बताओ, 1 है, और a कितना है, वो भी 1 है, तो tan θ कितना हो गया, 1 आ गया। अब tan θ 1 कब होता है, tan θ आपको पता होगा 45 पे होता है ना, tan 45 1 होता है ना, tan 45 की वैल्यू 1 नहीं होती। तो यहाँ से tan और tan हटा दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अब ये आपने निकाल देना। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी डी मूवरी थ्योरम का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका पहले a² b² निकाल के मॉडुलस निकालना है, इसको मॉडुलस निकालना कहते हैं। उसके बाद tan θ में b/a करना है, जो यहाँ होगा वो b और ये जो होगा a। तो b/a 1/1 करा तो tan 45 पे 1 होता है, तो फिर वो पता लग गया tan 45 है ये। तो π/4 क्या होता है, 45 डिग्री होता है ना, क्योंकि पाई क्या होता है 180 होता है, 180 को 4 से डिवाइड करो 45 डिग्री होता है, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो थीटा आपके पास आ गया π/4। अब इसको लिखो इस फॉर्म में, जेड आपके पास आ गया r
पोलर फॉर्म में लिखो पहले इसको। तो कितना आ गया, जेड कितना आ गया, √2 cos थीटा आ गया π/4, आई sin थीटा आ गया π/4। ये लिख दिया वैल्यू। अब मेरे को लगानी है इसकी वैल्यू जेड की n, मतलब मेरे को जेड की 8 चाहिए ना, मेरे को पावर 8 चाहिए। तो क्या होगा, जेड की पावर 8 होने का फॉर्मूला क्या है, देखो कि आर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, ये देखो फॉर्मूला दिखा मैंने, आर की पावर भी n हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और थीटा के साथ भी क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो cos n कितने हैं, 8 π/4, और यहाँ पर भी π/4 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई कर दो। तो थीटा के साथ भी n मल्टीप्लाई कर देना। देखो फॉर्मूला ये देखो वैल्यू निकालने का, थीटा के साथ भी n मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी थीटा के साथ n मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी r की पावर n कर दो। ये डी मूवरी थ्योरम में सीधा आंसर आ जाएगा। देखो तो जेड की पावर 8 यानी कि √2 का 8, और कॉस कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 पाई आ गया, यहाँ पर आयटा साइन, यहाँ पर भी 2 पाई आ गया, 4 कट गया ना। तो ये आपके पास आंसर है। और कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ, √2 को अगर मैं 8 बार गुणा करता हूँ तो कितना आएगा पता है आपको, √2 को अगर मैं 8 बार गुणा करता हूँ तो कितना आता है, √2 को अगर 8 बार गुणा किया जाए, √2 को √2 से करते हैं 2 आता है ना, 16 आएगा, ठीक है। और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, ठीक है। cos 2 पाई की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, sin 2 पाई की वैल्यू 0। तो 16 को 1 से करेंगे 16 देगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर है। डी मूवरी थ्योरम तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है बहुत। अब एक क्वेश्चन और है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान क्वेश्चन, 5 नंबर का पेपर में आता है आपके, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है मेरे को, क्या करनी है, अभी देखो ये ऐसे दिया हुआ है, इनइक्वालिटीज़ का मतलब जब लेस देन ग्रेटर देन का साइन हो तो इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। देखो ये सॉल्व द इनइक्वालिटीज़, 2x - 3/4 दिया हुआ है, लेस देन 2/3 दिया हुआ है। तो कैसे करते हैं इसको, देखो इसमें अब ये मॉडुलस का जो साइन लगा होता है ना, हमें नहीं पता ये प्लस का या माइनस का है, तो हमने क्या करना है, 2 बार सॉल्व करना है इसको। एक बार इसको लेना है प्लस के फॉर्म में, एक बार प्लस का दे दो, देखो एक बार मैंने प्लस का दे दिया, एक बार प्लस का लेके सॉल्व करना है, और एक बार इसी पूरे को माइनस का लेके सॉल्व करना है, पूरा माइनस ले लेना है, देखो ऐसे, समझ रहे बात को। एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेके सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो एक बार प्लस वाले सॉल्व कर रहा हूँ, अब ये 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 2 × 4, और ये जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6x आ गया, 3 × 3 = 9 आ गया। तो कितना आ जाएगा बताओ, 17 आ गया, 17/6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो। अब ये देखो पूरा बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है, सिंपल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो, 3 × 6, 3 × 9। अब ये माइनस का 9 जाके उधर प्लस हो गया, 17/6 आ गया, और 6 जाके डिवाइड हो गया। अब ये आ जाएगा आपके पास, ये लेस देन का साइन है ना, लेस देन 17/6 आपके पास ये आ गया। और इसमें लगभग क्या करेंगे, इसका अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 आ गया, और 6 × 8 = 48.28 है ना, लगभग 6.2.8 आ जाता है ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा -2x और प्लस का 3, अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 जाके मल्टीप्लाई हो गया 8, और ये जो 3 है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 × 2 = 8 हो गया। अब सुनना, देखो 3 × 2 = 6 आ गया, 3 × 3 = 9 आ गया, 8 आ गया। अब माइनस का 6x, 8 जाके उधर माइनस हो गया। अब एक बात सुनना ध्यान से जो मैं बताने वाला हूँ। अब देखो ये आ गया मेरे पास, मैंने नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर दी, 8 - 9। अब जब ये दोनों तरफ माइनस आ जाता है तो इस माइनस को काट देते हैं ना हम, दोनों तरफ अगर माइनस आता है तो माइनस को काट देते हैं हम। लेकिन अब ये साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ये याद रखना, जब माइनस ऐसे काटते हैं तो लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यही इसमें कंसेप्ट है बस। 1/6 आ गया, तो 1/6 का मतलब क्या हो गया बताओ, 1/6 का मतलब हो गया 0.6 × 6, और 4 गया 6 × 6 = 36, 0.16 आ गया। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, ये 0 है, और देखो ये = का साइन दिया हुआ है, यहाँ पर = का साइन दिया हुआ है,
तो 2.8 से कम लेना है, और पॉइंट देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, है कि नहीं है। अब मेरे को लेना है 1.6 से ज़्यादा, तो 1.6 कहाँ आएगा, 0.16 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा। देखो 1 2 3 4, 1 से पहले आएगा ना कहीं, तो इससे ज़्यादा देना है, और 2.8 से कम देना है। 2.8 कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये आपको डार्क करनी है लाइन, ऐसे एरो भी दिखाने की, यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से कम। ये आंसर है इसका। देखो इसका आ जाएगा 1/6 से लेकर 17/6 के बीच में, ये वाला एरिया जो है ना, वो आंसर है आपका। ठीक है, माइनस। अब देखो मैंने दोनों पॉइंट क्या कर दिए, डार्क कर दिए। ये दोनों पॉइंट डार्क करने हैं। डार्क कब करने हैं, जब ये इक्वल टू का साइन लगा होगा। अगर ये इक्वल टू का साइन ना होता तो क्या करता मैं, ये बीच में से खाली कर देता ऐसे। ठीक है, अब ये डार्क तब करने हैं जब इक्वल टू का साइन लगा हुआ, ये डार्क कर देने। देखो पॉइंट। ठीक है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, और कितना आसान क्वेश्चन होता है ये, आराम से 5 नंबर देने वाला क्वेश्चन है, और हर पेपर में आपके आया ही हुआ है। अब देखो एक AP का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है। ये पेपर आपका दिया हुआ है 20 का क्वेश्चन है, 20 का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है AP GP का भी। तो 16, देखो 7 टर्म दी हुई है A7, और 16 टर्म दी हुई है 166। 16 टर्म निकालनी है, 16 टर्म 166 है, तो AP निकालनी है। 16 टर्म दी हुई है, 7 टर्म दी हुई है, तो AP आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक तो n टर्म का फॉर्मूला लगता है, ये n टर्म का फॉर्मूला याद करना, ये फॉर्मूला याद करना है आपने। और एक होता है किसका फॉर्मूला लगता है, सम का, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1d, है ना। ये n टर्म का फॉर्मूला होता है, ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है। तो दो फॉर्मूले लगते हैं इसके अंदर मेन। और कोई भी जो अभी देखो 7 टर्म निकालनी है मेरे को, 16 टर्म दी हुई है, तो 16 टर्म क्या हो जाएगी, a + 15d, एक कम हो जाता है, देखो n-1 हो जाता है ना, तो जो भी टर्म होगी एक कम हो जाएगा, तो 166 आ गया। और अब 7 टर्म दी हुई है, तो कितनी हो जाएगी, a + 6d हो जाएगा, है ना। तो ये 67 दिया। अब इन दोनों को क्रॉस कर दोगे आप, तो d निकल आता है, ऐसे d निकल आता है इससे। 15 में से हमेशा जब 2 रकमें ऐसे दी होंगी, तो अब इसे माइनस करोगे तो d निकल आएगा। 15 में 6 चला गया, कितना जाएगा, 90 आ गया, और यहाँ 67 चला गया तो 99 आ गया। तो 99 को 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो d पता लग गया आपके पास। तो d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जिससे AP आपकी बढ़ रही है। ये एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ती रहती है, उसी को तो AP कहते हैं। जब सारे नंबर जो सीक्वेंस में हैं उनमें सेम डिफरेंस होता है ना, उसको AP बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अब d पता लग गया हमें। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, a + 6d आपके पास 67 था, तो a निकालना है। देखो 6d कितना है आपके पास, 11 है, तो a + 66 आ गया, 67 आ गया, तो a कितना आ जाएगा, 67 - 66, तो 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 1। तो a पता लग गया और d पता लग गया। अब आपकी AP बनानी है मेरे को। अब देखो पहली रकम तो आपके पास a है, उसके बाद 11 नंबर डिफरेंस से बढ़ते जा रहा है, तो 1 और 11 कितना हो गया, 12, और 12 और 11 कितना हो गया, 23, और 23 और 11 कितना हो गया, 34, ऐसे चलता है। 1 12 23 34। अब देखो ये GP का क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, GP का क्वेश्चन है। तो GP का देखो, GP क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो सा होता है, उसमें जो नंबर होते हैं ना, वो कॉमन रेशो से बढ़ते रहते हैं। किससे बढ़ते हैं, कॉमन रेशो से, ऐसे AR की 1 AR की 2 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये GP हो जाती है। तो उसका फर्स्ट टर्म तो a ही है, सेकंड टर्म क्या होती है, AR की 1 हो जाएगी, पावर ऐसे बढ़ती जाएगी। 3 है तो AR की 2 हो जाएगी, ऐसे जितनी टर्म होगी उतनी पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, a दिया हुआ है 28, और मेरे को 4 टर्म दी हुई है। 4 टर्म का मतलब AR की 3 एक कम हो जाएगा, कितनी दी हुई है, 4/49,
और मेरे को ए भी पता है 28, अब आर की 3 निकालूंगा मैं, 4/49 इंटू अपॉन 28 डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितना हो रहा है 4 7 दा, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 1/7 की क्यूब आ जाएगा, 7 की क्यूब नहीं आ जाएगा, 7 को 4 7 7 49 और एक 7 और आ गया, 7 की क्यूब हो गए, तो मेरे पास आर कितना आ गया, आर को बोलते हैं कॉमन रेशो, ये रेशो से बढ़ती है, उसमें क्या होता है, तो आर की वैल्यू 1/7 आ जाएगी, तो यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब कट जाएंगे, तो आर की वैल्यू 1/7 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो कॉमन रेशो से बढ़ता है जीपी के अंदर, एपी के अंदर क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस से बढ़ते रहते हैं, नंबर बढ़ते रहते हैं, यहाँ कॉमन रेशो से बढ़ता है, अब कॉमन रेशो पे लग गई, अब सम निकालना है मेरे को, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का सम क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी होता है 1/1 - आर, ये फॉर्मूला होता है, देखो A/1 - आर होता है, याद करना, A/1 - आर, तो A आपको पता है 28 है, और 1 - 1 - आर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, अब करो ज़रा, 7 आ गया जैसे हम 7 - 1 28/7/6 आ जाएगा, तो 2 3 दा 2 14 दा 28 आ गया, तो ये आ जाएगा सम इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिट टर्म का सम आ जाएगा इतना, और वैसे सम निकालना हो, जनरल टर्म एन टर्म का सम निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है ए आर की n - 1 अपॉन r - 1, ये फॉर्मूला होता है, याद कर देना, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है, और इन्फिनिटी का सम ये होता है, तो ये जीपी के फॉर्मूले होते हैं। अब एक जीपी का क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया है, जो बार बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, चाहे ये 3 3 की टर्म में आया हुआ है, 4 4 की, 7 7 की टर्म में, 5 5 की टर्म में, जैसे मर्जी आया हो, करना है एक ही तरीके से, और ये क्वेश्चन हर पेपर में ही है आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, बहुत बढ़िया 5 नंबर आपको दे के जाएगा। अब देखो कैसे करना है, इसका सम ऑफ एन टर्म निकालना है, देखो 3 + 3 3 + 3 3 3 ऐसे करते करते एन तक जाना है आपको, तो आप क्या करो, सबसे पहले 3 कॉमन दे दो, इसमें जो भी 3 की टर्म में होगा 3 दे देना है, 7 की टर्म में होगा 7 कॉमन दे देना है, तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, ऐसे बच जाएगा ना, समझते बात को। अब इसको 9 में कन्वर्ट करना है आपने, हमेशा 9 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 9 से डिवाइड भी कर दूंगा, 9 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो 9 से डिवाइड कर दिया, 9 जो ऊपर मल्टीप्लाई करना है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, बताओ ठीक है, फिर 9 से डिवाइड भी किया, और 9 से ऐसे मल्टीप्लाई भी कर दिया सबके साथ, अब सबके साथ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया बताओ। अब ये 9 जो है इसको ऐसे लिखेंगे, जीपी बनाएंगे इसकी, 10 - 1 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 10 की स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है ना, ऐसे 10 की क्यूब - 1 ऐसे चलता जाएगा। अब मैंने इसको जीपी में कन्वर्ट करने का तरीका है, देखो 9 को लिख दिया 10 - 1, 99 को लिख दिया 10 की स्क्वायर - 1, 999 को लिख दिया 10 की क्यूब - 1, आएगा तो भाई। अब जितने भी सब क्वेश्चनों के स्टेप सेम है, चाहे कोई भी रकम आ जाए, सब क्वेश्चनों में करना ऐसे ही है। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, सब में देखो कोई भी रकम होगी कॉमन हो जाएगी, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो यही रकम आ जाएगी, वापस यही जीपी बन जाएगी। देखो कैसे करेंगे, अब ये जो 10 स्क्वायर वाली ना इसकी सीरीज अलग कर लो आप, ये अब बन गई आपकी जीपी, एंड टर्म तक अलग कर दो इसको, और माइनस ये जो 1 माइनस हो रहा है, कितनी बार माइनस हो रहा है, जितनी बार माइनस हो रहा है उतने नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। 3 बार हो रहा है तो 3 लिख देंगे, 5 बार आ रहा है तो 5 लिख देंगे, लेकिन यहाँ तो 3 4 बार नहीं हो रहा ना, कहाँ कितनी बार हो रहा है, n तक हो रहा है। तो -1 को अगर मैं n बार जमा करता हूँ तो -n ही तो आएगा। अगर -1 को 3 बार जमा करता हूँ तो -3, 4 बार जमा करता हूँ तो -4, 10 बार जमा करता हूँ तो -10, n बार जमा करता हूँ तो -n, ऐसे -1 -1 -n आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 3/9 आ गया। अब ये जीपी बन चुका है। देखो इसमें जीपी में ए पहली टर्म आ गई 10, और रेशो कितनी आ गई, रेशो निकलती है A2/A1 करके। A2 कितने है, 10 की स्क्वायर अपॉन 10, तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये मैंने निकाला, देखो ये मेरे जीपी बन गया। मैंने ए टर्म होगी 10, और आर कैसे निकलता है, A2/A1, कॉमन रेशो निकलती है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये 10 आ गया। अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या मैंने बताया अभी, A r की पावर n - 1
आर की -1 है ना, तो -n तो ये है ही है, तो s ये कट जाएगा, कितना देगा 1/3 आ जाएगा, और a की जगह देखो 10, r की जगह देखो 10, नीचे भी r की जगह देखो 10, तो कितना आ जाएगा बताओ, Sn आ गया 10 आ गया, 10 की -1 आ गया अपॉन 9 आ गया, ठीक है, और बाहर कितना है 1/3, ठीक है। तो ये आंसर है आपका सम ऑफ एंड टर्म। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हर पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन जो से देखो अच्छा है, और यानी कि जो से इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के लिए, ठीक है। अब देखो हाँ ये आंसर है, देखो आपको मैंने बता दिया है। अब देखो क्या करना है, कोई भी नंबर आएगा कॉमन दे दो उसको, 1 1 आ जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो ये इसको लिख देंगे 10 में। अब हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अपने आप, हमेशा यही सीरीज़ बन जाएगी इस क्वेश्चन में, a की 10 आ जाएगा, r की a2 -1 ऐसे आ जाएगा, और इन 1 1 को जमा करके -n आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म लगा दिया सम ऑफ एंड टर्म का, वैल्यू पुट कर दी, a की 10 r की भी 10, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। बस कुछ नहीं करना, आगे मल्टीप्लाई भी नहीं करना, यही छोड़ देना, ये आंसर है आपका। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से यानी कि आप अगर आप इनको करते हो तो इनके जैसे क्वेश्चन भी मिला के करोगे तो आपके आराम से 30 35 40 नंबर आप इस पेपर में खींच सकते हो। 10 क्वेश्चन है, एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैट्रिक्स कवर करूंगा और लीनियर प्रोग्रामिंग करूंगा, उससे आपका और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा तैयारी। तो इस वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।